स्वागत है। आज हम गणित की दुनिया में उतर रहे हैं, लेकिन एक अलग नजरिए से। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स पेडागोजी का नाम सुनते ही मतलब थोड़ा घबरा जाते हैं। और ये घबराहट बहुत आम है, बहुत ही ज्यादा। गणित के सवाल हल करना एक बात है और ये समझना कि गणित सिखाया कैसे जाए वो बिल्कुल दूसरी। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि वो जो 15 सवाल हैं कैलकुलेशन वाले, हाँ, वो तो हो जाते हैं। वो तो फिर भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पेडागोजी के 15 सवाल आते हैं ना, एक डर सा बैठ जाता है। दिमाग में आता है कि इसके लिए ना जाने कौन से सिद्धांत और फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। जबकि मजे की बात यह है कि इसका फॉर्मूला से कोई लेना देना ही नहीं है। ये पूरी तरह से लॉजिक पर आधारित है। यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी। एनसीएफ 2005 भी तो यही कहता है ना, बिल्कुल, कि गणित सिखाने का लक्ष्य सिर्फ कैलकुलेशन करवाना नहीं, बल्कि उनकी सोच का गणितीकरण करना है। मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट। बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस डर को दूर किया जाए और कुछ ऐसे मजेदार तरीकों और लॉजिक को समझा जाए जिनसे पेडागोजी के सवाल बिना किसी फॉर्मूले के सिर्फ कॉमन सेंस से हल हो सकें। बिल्कुल, हमें बस एक शिक्षक की तरह नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह सोचना सीखना है। अगर हम ये समझ गए कि एक बच्चा गणित को कैसे देखता है और कैसे सीखता है, तो हर सवाल का जवाब हमें उसी के नजरिए में मिल जाएगा। चलिए इस प्रक्रिया को आज आसान बनाते हैं। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? मतलब एक बच्चा जब पहली बार ज्यामिति या शेप्स की दुनिया में कदम रखता है तो वो सोचता कैसे है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है वैन हील्स की थ्योरी में। ओके, वैन हील थ्योरी। इसे समझने का कोई आसान तरीका है? क्योंकि वो किताबी भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल है, हम इसे समोसा लॉजिक कह सकते हैं। समोसा लॉजिक, ये तो मजेदार लग रहा है, बताइए इसके बारे में। तो सोचिए, एक बहुत छोटा बच्चा है जो वैन हील के लेवल 0 पर है। इसे विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण कहते हैं। ठीक है। इस स्तर पर बच्चा किसी भी आकृति को उसके गुणों से नहीं पहचानता, जैसे उसकी कितनी भुजाएं हैं या कितने कोण हैं। तो फिर कैसे पहचानता है? वो उसे सिर्फ उसकी शक्ल के आधार पर पहचानता है और उसकी तुलना उन चीजों से करता है जो उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखी हैं। अच्छा, जैसे अगर मैंने उसे एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल दिखाया तो वो क्या कहेगा? वो उसे देखकर शायद कहेगा, अरे ये तो समोसे जैसा है। या अगर आप उसे एक वृत्त, एक सर्कल दिखाएंगे तो वो कहेगा, ये तो मम्मी की रोटी है। उसके लिए वो त्रिभुज या वृत्त नहीं है, वो एक जानी पहचानी शक्ल है। बिल्कुल। मतलब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें 3 भुजाएं हैं या वो गोल है, बस वो दिखता कैसा है यही मायने रखता है। ठीक है। और ये कोई गलती नहीं है, ये सीखने का सबसे पहला और स्वाभाविक चरण है। बच्चा हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। मतलब समोसा और रोटी उसके लिए ज्ञात हैं। हाँ, और ये एक बहुत सकारात्मक संकेत है कि बच्चा अपने आसपास की दुनिया से जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ लेवल 0 यानी समोसा लॉजिक। इसके बाद क्या होता है? बच्चा समोसों की दुनिया से बाहर कब निकलता है? जब वह लेवल 1 पर पहुंचता है, जिसे एनालिसिस या विश्लेषण कहते हैं। ओके। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है। अब वह सिर्फ शक्ल पर ध्यान नहीं देता, बल्कि आकृतियों के गुणों को, उनकी प्रॉपर्टीज को भी पहचानने लगता है। अच्छा। अब अगर आप उसे त्रिभुज दिखाएंगे तो वो कहेगा, इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 कोने हैं, इसलिए यह एक त्रिभुज है। अच्छा, तो अब वो समोसा नहीं बल्कि 3 भुजाओं वाली आकृति के तौर पर देख रहा है। वो अब लॉजिक इस्तेमाल करने लगा है। सही पकड़ा। और यहीं पर एक बहुत आम कंफ्यूजन होता है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। क्या? कई बच्चे वर्ग मतलब स्क्वायर और आयत यानी रेक्टेंगल को पहचान तो लेते हैं, पर उनमें फर्क नहीं कर पाते। अच्छा, उन्हें दोनों एक जैसे लगते हैं। हाँ, ये साफ संकेत है कि वे अभी भी लेवल 0 पर हैं, क्योंकि वो गुणों के आधार पर विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर वो ये कहने लगेगा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत की सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समझ लीजिए कि वो लेवल 1 पर पहुंच गया है। ये तो बहुत साफ हो गया। तो लेवल 0 है सिर्फ पहचान और लेवल 1 है गुणों के साथ पहचान। बिल्कुल। और सीटीईटी के स्तर पर लेवल 0 और 1 की गहरी समझ सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शुरुआती कक्षाओं में बच्चे इन्हीं स्तरों पर होते हैं। समझ गया। बच्चे की इस सोच को पकड़ना ही शायद सबसे बड़ा सूत्र है। मुझे लगता है कि अगर हम ये समझ लें तो परीक्षा में कई विकल्प अपने आप ही गलत या सही लगने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। क्या कुछ ऐसे कीवर्ड्स या सिद्धांत हैं जिन्हें हम हमेशा ध्यान में रख सकते हैं? बिल्कुल, पेडागोजी के सवालों में कुछ शब्द
चुंबक की तरह काम करते हैं। कुछ सकारात्मक शब्द होते हैं जो सही जवाब की ओर खींचते हैं, और कुछ नकारात्मक। हाँ, और कुछ नकारात्मक शब्द होते हैं जो गलत जवाब की ओर इशारा करते हैं। ये तो बहुत काम की चीज है। तो पहले उन सकारात्मक चुंबक शब्दों की बात करते हैं। कौन कौन से हैं वे? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है तर्क, लॉजिक। तर्क? कोई भी ऐसा विकल्प जो बच्चे को सोचने, तर्क करने और क्यों पूछने के लिए प्रोत्साहित करे, वो हमेशा सही दिशा में होता है। गणित का मकसद जवाब रटाना नहीं, तर्क विकसित करना है। ठीक है, तर्क। और दूसरा? दूसरा है पैटर्न। पैटर्न? बच्चों को संख्याओं में, आकृतियों में या अपने आसपास की चीजों में पैटर्न खोजने के मौके देना। अच्छा। पैटर्न पहचानना ही गणित की बुनियाद है। जैसे 2 4 6 8 के बाद क्या आएगा, ये बच्चे की तार्किक क्षमता को तेजी से बढ़ाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है अगला शब्द तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। बताइए। वास्तविक जीवन से जोड़ना, रियल लाइफ। एकदम सही। एनसीएफ 2005 इसी पर सबसे ज्यादा जोर देता है। गणित को क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर निकालकर बच्चे के जीवन से जोड़ना। जैसे बाजार में हिसाब करना, समय देखना। हाँ, चीजें गिनना। जब गणित उपयोगी लगता है तो वो आसान भी लगने लगता है। और एक और शब्द जो बार बार सुनने में आता है, मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले बच्चे को वो चीजें सिखाएं जिन्हें वो छू सकता है, देख सकता है। अच्छा, मतलब फिजिकल चीजें? हाँ, जैसे 2 सिखाने के लिए पहले उसे 2 पत्थर या 2 पेंसिलें दिखाएं। जब वो 2 की मात्रा को समझ जाए तब उसे 2 का चिन्ह लिखना सिखाएं। पेंसिलें मूर्त है और 2 का चिन्ह अमूर्त है। वाह, ये तो शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं। अब उन खतरनाक शब्दों की बात करते हैं जिनसे हमें बचना है। वो नकारात्मक टैग वर्ड्स कौन से हैं? सबसे बड़ा दुश्मन है रटना, रोट लर्निंग। रटना? जहां भी किसी विकल्प में रटने, याद करने या कंठस्थ करने की बात आए, 99% मामलों में वो विकल्प गलत होगा। क्यों? रटना इतना बुरा क्यों है? रटना समझ का ठीक उल्टा है। ये ज्ञान को बिना पचाए निगलने जैसा है। असल में जब बच्चा रटता है तो उसके दिमाग का केवल याददाश्त वाला हिस्सा काम करता है। लेकिन जब वो तर्क करता है या समस्या सुलझाता है तो उसके दिमाग के प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव हिस्से भी सक्रिय हो जाते हैं। हमें बच्चे का पूरा दिमाग विकसित करना है। बहुत गहरा पॉइंट है। और क्या है इस लिस्ट में? अगला है एल्गोरिदम पर जोर देना, यानी किसी सवाल को हल करने के स्टेप्स को बस रटवा देना। ओके। फिर एक शब्द है केवल या सिर्फ, ओनली। शिक्षा में जब भी कोई कहे कि केवल यही एक तरीका है या सिर्फ ऐसे ही हो सकता है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये एक सीमित दृष्टिकोण है। हाँ, और ये शिक्षा के लचीलेपन के खिलाफ है। सही बात है। हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग हो सकता है। एक और शब्द है जिससे मुझे हमेशा गड़बड़ लगती है, ड्रिल और प्रैक्टिस। लेकिन अभ्यास तो जरूरी है ना? एक ही तरह के 50 सवाल बच्चे को देना मैकेनिकल ड्रिल है। ये उसे बोर करता है और उसकी रचनात्मकता को मारता है। बिल्कुल। लेकिन अभ्यास जिसमें सवालों में थोड़ी वैरायटी हो, जो उसे सोचने पर मजबूर करे, वो मीनिंगफुल प्रैक्टिस है और बहुत जरूरी है। तो हमें ड्रिल शब्द से बचना है, अभ्यास से नहीं। अच्छा, तो माइंडलेस रेपिटेशन से बचना है। ये तो एक कंपास की तरह हो गया जो सही और गलत दिशा दिखाता है। कह सकते हैं। तर्क, पैटर्न, वास्तविक जीवन और मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है, और रटने, केवल और ड्रिल से दूर भागना है। बिल्कुल। ये टैग वर्ड्स ये सुनिश्चित करते हैं कि हम हमेशा बच्चे को सक्रिय रखने वाले विकल्प को चुनें, न कि उसे निष्क्रिय बनाने वाले विकल्प को। सही। आपने भी मूर्त से अमूर्त की बात की। इससे मुझे याद आया कि क्लासरूम में कुछ खास उपकरण भी इस्तेमाल होते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। हाँ। उनसे जुड़े सवाल भी बहुत आते हैं। हाँ, और वे उपकरण इसी सिद्धांत को हकीकत में बदलने का जरिया है। वे अमूर्त गणित को बच्चों के हाथ में दे देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एबेकस या गिनतारा की। ये किस चीज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? अबैकस जोड़ घटाव के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा स्थानिक मान यानी प्लेस वैल्यू सिखाने में है। प्लेस वैल्यू। हाँ, जब बच्चे को इकाई, दहाई, सैकड़ा समझाना हो तो अबैकस से बेहतर कुछ नहीं। वो कैसे? जब बच्चा अपने हाथ से इकाई वाली छड़ के 10 मोतियों को हटाकर दहाई वाली छड़ में 1 मोती डालता है तो वो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि अपनी आंखों से 10 के समूह को बनते हुए देखता है। वो महसूस करता है। वो महसूस करता है कि 10 इकाई मिलकर 1 दहाई बनती है। यह समझ बहुत गहरी होती है। अच्छा, और स्थानिक मान के लिए क्या एबेकस के जैसा ही कोई और भी टूल है? हाँ,
डीन्स ब्लॉक्स भी इसी काम के लिए बेहतरीन है। उनमें एक छोटा क्यूब इकाई को दिखाता है, 10 क्यूब्स की एक छड़ दहाई को। अच्छा, तो वो साइज में ही 10 गुना बड़ा होता है? हाँ, बच्चा उन्हें हाथ में उठाकर उनके आकार का अंतर देखकर ही समझ जाता है कि दहाई इकाई से 10 गुना बड़ा है। वाह, ये तो सच में गणित को ठोस बना देता है। अब ज्यामिति के लिए क्या है? ज्यामिति के लिए जियो बोर्ड एक जादुई उपकरण है। यह एक बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती हैं और बच्चे रबर बैंड की मदद से उस पर अलग-अलग आकृतियां बनाते हैं। त्रिभुज, वर्ग, आयत। हाँ, इसका फायदा यह है कि जब बच्चा खुद एक वर्ग बनाता है तो वो उसकी भुजाओं को खींचता है, उसके कोनों को महसूस करता है, वो करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग। बिल्कुल। मैंने एक क्लास में देखा था, एक बच्चे ने 2 त्रिभुजों को जोड़कर एक पतंग जैसी आकृति बना दी। तकनीकी रूप से शायद ये उसके सिलेबस में न हो, पर उसकी खोज करने की प्रवृत्ति और रचनात्मकता देखने लायक थी। बहुत बढ़िया। और एक आखिरी चीज जो अक्सर कंफ्यूज करती है, ग्राफ पेपर। इसका सबसे सटीक इस्तेमाल कहाँ होता है? ये एक बहुत ही खास ट्रिक है, जब भी सवाल दशमलव यानी डेसिमल की तुलना करने या समझाने से जुड़ा हो। ओके। तो ग्राफ पेपर सबसे अच्छा जवाब होता है। जैसे अगर आपको एक बच्चे को 0.5 और 0.05 में फर्क समझाना हो। हाँ, ये समझाना मुश्किल हो सकता है। ग्राफ पेपर इसमें कैसे मदद करता है? आप 100 छोटे वर्गों वाला एक ग्राफ पेपर लीजिए। बच्चे से कहिए कि 0.5 का मतलब है 100 में से 50 वर्गों को रंगना और 0.05 का मतलब है 100 में से सिर्फ 5 वर्गों को रंगना। अच्छा, तो वो देखकर ही समझ जाएगा। जैसे ही वो रंगे हुए हिस्से को देखेगा, उसे साफ साफ दिख जाएगा कि 0.5 कितना बड़ा है और 0.05 कितना छोटा। ये तुलना को एकदम विजुअल बना देता है। तो कुल मिलाकर आज की पूरी चर्चा से जो बात मुझे समझ में आई है वो ये है कि गणित पेडागोजी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस हमें अपना नजरिया बदलना है। हमें एक गणितज्ञ की तरह नहीं, बल्कि एक बच्चे के मनोवैज्ञानिक की तरह सोचना है। आपने पूरी चर्चा का सार एक लाइन में ले दिया। शिक्षक का काम बच्चे के दिमाग में ज्ञान भरना नहीं है, बल्कि उसकी सोचने की क्षमता को विकसित करने में मदद करना है, उसे सही उपकरण और सही माहौल देना है। हमने वैन हील की समोसा लॉजिक से समझा कि कैसे बच्चे आकृतियों को पहले शक्ल से और फिर गुणों से पहचानना सीखते हैं। हाँ। हमने उन सकारात्मक और नकारात्मक टैग वर्ड्स के कंपास को समझा जो सही जवाब तक ले जाते हैं। और आखिर में एबेकस, जियोबोर्ड और ग्राफ पेपर जैसे उपकरणों की ताकत को देखा जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बच्चों के लिए खेल बना देते हैं। ये सब इसी एक मूल विचार पर आके रुकता है कि गणित को एक जीवंत, तार्किक और जीवन से जुड़ा हुआ विषय बनाना है, ना कि सिर्फ नियमों और फॉर्मूलों का एक डरावना संग्रह। सही बात है। जब हम इस नजरिए से पेडागोजी के सवालों को देखेंगे तो सही जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हमें बस ये पूछना है कि कौन सा विकल्प बच्चे को सोचने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित कर रहा है। ये नजरिया सब कुछ बदल देता है। और यहाँ एक विचार छोड़कर जा रही हूँ जिस पर सोचा जा सकता है। अगर समोसा लॉजिक और जियोबोर्ड जैसे सरल और मजेदार तरीके शुरुआती गणित को इतना सहज बना सकते हैं, तो यह हमारी बड़ी कक्षाओं में गणित पढ़ाने के तरीकों के बारे में क्या कहता है, जहां अक्सर डर और बोरियत हावी हो जाती है। क्या हमें वहां भी गणित को अधिक मूर्त और खोजपूर्ण बनाने की जरूरत नहीं है?